बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में बात करेंगे मुल्क की सियासी माशी सूरत हाल के हवाले से, जानने की कोशिश करेंगे कि सियासी मामला किस जानिब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पंजाब में वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने 100 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया है। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने भी ऐलान किया है कि ईद के दिनों में छुट्टी नहीं होगी। लेकिन इसके बरक्स मुल्क के बेशतर इलाकों के अंदर जो है लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। जिन हल्कों में पंजाब के अंदर इलेक्शंस हैं, आने वाली इतलात के मुताबिक वहाँ पर लोड शेडिंग तकरीबन ना होने के बराबर है। प्रोग्राम में लोड शेडिंग के सारा जो मामला है उसको आज मौजूद बहस लेकर आएंगे। और साथ ही साथ आज ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि IMF की जो किस्त आना थी, जिसके हवाले से पिछले एक हफ्ते या 10 दिन तक खासा शोर था, वो कुछ किस्सा दबता दिखाई हमें दे रहा है। यानी कि इसके ऊपर कोई खास ना कहीं लिखा जा रहा है, ना इसके ऊपर बात हो रही है, ना सियासतदान इसके ऊपर कोई बात कर रहे हैं। IMF का मामला कहाँ तक पहुँचा है, इसको मौजूद बहस लेकर आएंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे अगर अभी तक किस्त नहीं मिली तो उसके पीछे बड़ी वजह क्या हो सकती है। साथ ही साथ पंजाब के इलेक्शन का मैंने जिक्र किया तो यकीनी तौर पर पंजाब पर नज़रें तमाम की जुड़ी हुई हैं, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खासा मौजूद बहस लाया जा रहा है। और यह भी ख्याल किया जा रहा है कि पंजाब का इलेक्शन डिसाइड करेगा कि अगला CM जो है पंजाब वो कौन होगा। ऑडियो लीक्स का मामला एक मरतबा फिर सर उठा रहा है और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके कुछ लीडरान खासे सीख पा हैं। ये ऑडियो का मामला है क्या और ये हर कुछ अरसे के बाद इस किस्म की ऑडियो सामने क्यों आने लग जाती हैं, इसकी क्या वजह है, इसके पीछे छुपे जो हकायक हैं वो क्या हैं, लोग कौन है, उसको भी आज डिस्कस करेंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करें हाफिज़ तारिक महमूद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट। वेलकम टू द शो हाफिज़ साहब। सर, सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे थोड़े व्यूअर्स के लिए भी थोड़ा एनालाइज करें और पिक्चर बताइए आपके ओपिनियन में क्या है जो इस वक्त पंजाब की सूरत हाल है और खुसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आने वाले इलेक्शंस में आप कहां पर रेट करते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, जो पंजाब के बाई इलेक्शन है उसके अंदर PMLN को एडवांटेज तो हासिल है, एज हासिल है। उसकी 2-3 बड़ी वजूहात है। एक बात यह है कि वो सिटिंग गवर्नमेंट है, पुराने आपको पता है सियासतदानों की पार्टी है जिन्हें इलेक्शन लड़ने और इलेक्शन जीतने के सारे गुर मालूम है। उनको पता है कि किस तरीके से होते हैं। आप देख रहे हैं कि जाहिरी तौर पे कहते रहे कि जी इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा और चीजें नहीं हो रही, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। डेवलपमेंट की चीजें होती रहती हैं, बिरादरियों को बुलाया जाता है, उनके जो बड़े हैं उनके साथ कमिटमेंट होती हैं, दूसरी चीजें होती है। तो ये सारे टैक्टिक्स जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, ये या कोई भी हुकूमत होती है वो करती है और वो ये कर रहे हैं। दूसरी चीज ये कि इनमें से ये जो 20 नशिस्तें हैं उसमें से कुछ 10 के करीब ऐसे लोग हैं जो कि खुद जाती हैसियत में जीते आजाद उम्मीदवार के तौर पे और बाद में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चले गए। तो इसका मतलब ये है कि उनका अपना जो हल्का असर है और वोट है वो भी इन हल्कों के अंदर मौजूद है। उस वोट बैंक के साथ और उस हल्का असर के साथ जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक साथ मिल जाएगा और फिर वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिसकी पंजाब के अंदर गवर्नमेंट है तो उसका एज हासिल होगा। और फिर अब लोगों को नजर आ रहा है कि हमजा शहबाज साहब वजीर आला हैं, वो देने की पोजीशन में हैं। मरकज के अंदर भी उनके वालिद साहब जो है वो वजीर आजम हैं, वो कुछ देने की पोजीशन में है। तो ये एडिड एडवांटेज जो है वो मुस्लिम लीग नून को हासिल है और जो नजर आएगा आपको इलेक्शन के रिजल्ट के अंदर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ पे प्लेसमेंट देखते हैं? आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ नहीं तो एटलीस्ट चलें 50% तो सीटें निकाल पाएगी या 30%, 40%? कोई अंदाजा आपका हो? तो अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 50% सीटें निकाल गई ना तो ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी इस हालात के अंदर। और जब उनको जो है इस किस्म के एडवांटेजेस हासिल नहीं है मुस्लिम लीग नून के पास, इसी वजह से आप देखें कि वो तवातुर के साथ शाह महमूद कुरैशी का स्टेटमेंट आ रहा है कि जी खबरें ये हैं कि मुस्लिम लीग नून को 14 सीटें जिता दी जाएंगी, खबरें ये हैं कि उनको 18 सीटें जिता दी जाएंगी। तो वो ज़हनी तौर पर अपने जो सपोर्टर वोटर्स हैं उनको ये तैयार कर रहे हैं कि ये मुमकिनात में शामिल है कि ये 14 या 15 सीटें हासिल कर लें। तो मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सूरत हाल के अंदर 50% सीटें जीत जाएगी। हाँ, जो उनकी पॉपुलैरिटी है, जो उनका एक नैरेटिव है, अगर कोई बहुत आउट ऑफ द बॉक्स उनके वोटर्स को वो निकालने में कामयाब हो गए। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि खान साहब जो है वो अब अपने जो 16 के करीब जलसे हैं वो शुरू कर रहे हैं। वो हर हल्के में जा रहे हैं, वो झंग जा रहे हैं, वो लाहौर जा रहे हैं, वो हर हल्के के अंदर जाएंगे, वो करेंगे। उसका क्या इम्पैक्ट आता है इस इलेक्शन कैंपेन के ऊपर? क्योंकि मरियम साहिबा तो शुरू कर चुकी हैं, आज भी उन्होंने खिताब किया, कल भी किया। तो वो खान साहब कितना
एक्टिव कर सकेंगे अपने वोटर्स को और साथ साथ उन वोटर्स को जो कि खामोश वोटर हैं या ऐसा वोटर जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से वो समझते हैं कि तोड़ दे, तो वो अगर कोई इस मूवमेंट के नतीजे के अंदर कोई ड्रामाई तब्दीली आ जाए जो जाहिरी तौर पर नहीं लगती, तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये भी किसी को नहीं लगता था कि खान साहब का जो लेटर वाला। करेक्ट। एक चीज़ जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है 2-2.5 महीने से जो हुई है, और खुसूसन पंजाब के अंदर जिस तरह मार्केट्स बंद की जा रही हैं, ताजर परेशान है, जितने बल्कि आम लोग हैं वो भी परेशान है, इसका कितना डेंट पड़ सकता है नून लीग को? देखें, एक वक्त वो था आज से चंद माह पहले जिस वक्त कहते थे कि नून लीग का इलेक्शन का टिकट जो है वो लॉटरी का टिकट है। करेक्ट। इस वक्त ये कहते थे कि नून लीग को जिसको टिकट मिल जाएगा वो जीत जाएगा। पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा थी और उसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो चाहे उनका नैरेटिव हो चाहे खान साहब की परफॉर्मेंस हो, उसमें तो डेंट पड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनके एमएनएज हमें मिलते हैं, वो बताते हैं कि हल्कों की सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ हुई है, लेकिन चूंकि बहुत अभी अर्ली स्टेज है, हुकूमत को आए हुए 2-2.5 माह हुए हैं, तो मुझे लगता ही है कि वो कोई बहुत बड़ा जो डैमेज है जिसको आप कहें कि जिसके नतीजे के अंदर उनको इन कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर कोई बड़ा पॉलिटिकल नुकसान होगा, वो मुझे इस वक्त की सूरत हाल नजर नहीं आ रही। लेकिन जो जो वक्त गुजरता जाता है और अगर गवर्नेंस के इशू ठीक नहीं होते, ये महंगाई का इशू ठीक नहीं होता, ये लोड शेडिंग, ये जो पावर क्राइसिस है ये ठीक नहीं होते, और जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है वो ठीक नहीं होती, तो उसका बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बिलखुसूस और उनकी जो सपोर्ट में जो जमाते हैं उनको आइंदा इंतखाबात में। लेकिन उसके लिए भी जरूरी है कि खान साहब जो है वो अपना मोमेंटम बना के रखें, बरकरार रखें, और इनके हवाले से यानी उनके जो पॉलिटिकल ओपोनेंट हैं उनके हवाले से जो एक एंगर है उसको वो एक्सप्लॉइट करने में कामयाब हो गए तो नेक्स्ट इलेक्शन में खान साहब को फायदा हो सकता है। अच्छा सर, अब आपने ज़रा मुल्की मौशी सूरत हाल का जिक्र किया। अभी मैंने इब्तिदाई में भी ये चीज़ कही कि IMF जो है उसका खासा शोर था पिछले हफ्ते 10 दिन से, शायद बिकॉज ऑफ इलेक्शंस या जो और डेवलपमेंट्स है वो चीज़ कुछ दब सी गई है, लेकिन द प्रॉब्लम इज स्टिल देयर। IMF की आप जानते हैं किस्तानी IMF इस्माइल साहब भी कह चुके हैं, एक नहीं दो किस्तें एक साथ आएंगे, लेकिन देयर इज़ नो इंस्टॉलमेंट हेयर येट। उसके आने में आपको लगता है कोई मतलब कोई टेक्निकल रीज़न है, कोई हमारी हुज्जत तमाम करना बाकी रह गई है हुकूमत की, या वो अभी भी नाराज़ हैं? आई मीन लोगों को कुछ क्लैरिटी नहीं हो रही। देखिए, मुझे क्लैरिटी इस वजह से नहीं होती ना कि हम अपने लोगों से झूठ बोलते हैं। हम जब हुकूमत में आए पहले खान साहब झूठ बोलते थे कि जी मैं खुदकुशी कर लूंगा, मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, फिर कहा जी हम जा रहे हैं, फिर कहा जी हम हर थोड़े अरसे के बाद एक गोली जो है वो शुगर कोटेड देते हैं लोगों को और समझते हैं कि लोग जो है वो बेवकूफ हैं, मान जाएंगे, समझ जाएंगे, वही होता रहा। आपने देखा जब हुकूमत आई मिर्जा साहब ने कहा जी कि वो शहबाज शरीफ साहब के बड़ी तकलीफ है, बड़ी परेशानी है, किसी सूरत में जो है ना वो कीमत नहीं बढ़ाएंगे। जब आपको याद होगा वो 2 जा रहे थे तो उस वक्त भी उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ, पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ने दूंगा। वापिस आए तो आके जो है ना रात को 11 बजे अनाउंस कर रहे थे कि जनाब हमने इतनी कीमतें बढ़ा दी हैं। इसी तरीके से देखें, आपको लूज टॉक या ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए जिसका कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं हो। यदि आज आ रही है कल आ रही है, देखिए उसका एक प्रोसीजर है, वो एक प्रोसीजर को फॉलो होना था। हुआ क्या है, हुआ यह है कि पहले आपके मुज़ाकरात हुए, टेक्निकल मुज़ाकरात भी हुए, सारी चीजें भी हुई, आपने एक बजट डॉक्यूमेंट पेश कर दिया। बजट डॉक्यूमेंट जब आपने पेश कर दिया, आप फिर IMF के पास चले गए कि जनाब ये देखिए हमने बजट पेश कर दिया। उन्होंने उनमें से बहुत सारी चीजें रिजेक्ट कर दी। क्या रिजेक्ट किया? मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा जी कि आपने ये जो टैक्सेशन से इतने सारे लोगों को निकाल दिया है, सैलरीड क्लास को वापस डालें। वो जो बड़े जोर से आप 4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि 1 लाख तक वाले टैक्स से मुस्तस्ना है, वापस आके आपने कह दिया नहीं जी 2.5% लगा दिया उनके ऊपर। फिर दूसरा क्या चीज की कि जी हमने तो सब्सिडी खत्म कर रहे हैं, कोई लेवी टैक्स इन्होंने कहा था 4 रुपए फी लीटर लगेगा। जब IMF ने आपको कहा तो आप मान के आ गए कि जनाब ये 37 रुपए 50 पैसे लेवी है और फिर आगे सेल्स टैक्स है, तो टोटल मिला के वो 50 रुपए जो है वो टैक्स हो जाएगा, ये भी मान के आ गया। फिर क्या चीज हुई, फिर आपने रेवेन्यू का टारगेट रखा 7,000 कि जी हम 7,000 अरब कलेक्ट करेंगे। उन्होंने कहा नहीं जी ये भी गुजारा नहीं होगा, आप इसको 7,500 पे लेके चले जाए, आपने वो भी मान लिया। तो ये सारी चीजें अब जब आप मान के आए, इनको फिर आपने बजट के अंदर इंक्लूड किया। वो जो शौकत तरीन साहब और बाकी जो लोग कह रहे थे कि जी असल बजट जो है 28 और 29 को आना है, वो ये बात थी। आपने वो सब चीजें इंक्लूड की, वो सारे फिगर रिवाइज हुए, वो सारे फिगर रिवाइज होने के बाद असेंबली से अप्रूव हुई है। अब उसका प्रोसेस चलना है। अब वो जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा तो पैसे मिलेंगे। तो हम पहले से कह देंगे कि आज हो जाएगा, कल जो इतलात आती हैं वो ये कहती हैं कि नैब के हवाले से भी कुछ उन्होंने तरमीम कही है जो अभी हुकूमत को खास उस पर विलिंग नहीं है, रिलक्टेंट है करने पे, उसके हवाले से कुछ अगर आप शेयर कर सकें।
आप IMF के तनाजुर में बात कर रहे हैं या आप वैसे बात IMF के तनाजुर में? कुछ इतलात ये हैं कि IMF कहता है कि नैब कवानीन के अंदर कुछ तरमीम करें और उन तरमीम किए जाने के हवाले से नून लीग के हल्के कुछ खास ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, ऐसी कोई इतलात या ऐसा कोई नैरेटिव गर्दिश कर रहा है। आई डोंट नो इसमें रियलिटी है कि नहीं, अगर है तो आप उसके हवाले से बताइए, अगर नहीं है तब भी बता दीजिए। मेरी बात आज ही बात बल्कि सेनेटर नोमान वजीर साहब से मेरे साथ प्रोग्राम में, और उन्होंने इस तरफ निशानदेही की जिस तरफ आप कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ बहुत सारे लोगों का मौक़िफ़ ये है कि IMF जो आपने नैब में अभी अमेंडमेंट की है वो इसके ऊपर आपको प्रॉब्लम आएगी FATF के अंदर भी, और इसमें आपको प्रॉब्लम आएगी IMF के हवाले से भी, और आपको ये रिवर्ट करनी पड़ेंगी, क्योंकि इसके अंदर जो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें आपने जो मिसाल के तौर पे बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो इन्वेस्टिगेशन की एजेंसी के ऊपर लगा दिया है और उस आदमी को बरी जिम्मा करार दे दिया। तो इसके नतीजे से व्हाइट कॉलर क्राइम की जो इन्वेस्टिगेशन है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई है, और व्हाइट कॉलर क्राइम को आप समझे कि आपने एक लीगल अम्ब्रेला फराहम कर दी है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या जो हुकूमत के नाक़िदीन हैं उनका कहना यह है कि ये अमेंडमेंट जो है वो आपको वापस करनी पड़ेंगी, क्योंकि इसके ऊपर आपको इंटरनेशनल प्रेशर आएगा। अब आता है या नहीं आता ये अलग डिबेटेबल मामला है, लेकिन ये आर्गूमेंट है जो अपनी जगह पर कायम है। अच्छा सर, अब इस सारे जो मुआशी मामलात हैं, सियासी मामलात हैं, उन्हीं के अंदर खैर बहुत सारी, जिस तरह आइन के अंदर सब सेक्शंस निकल आती है, इसी तरह सियासत में भी मामलात आगे जो है वो छोटे या बड़े कॉर्नर्स इख्तियार कर लेते हैं। जो मामला इस वक्त ऑडियो लीक्स का चला हुआ है, क्या कहेंगे सर? हर कुछ अरसे के बाद ऑडियो सामने आ जाती हैं, फिर खामोशी हो जाती है, फिर कोई और डेवलपमेंट होती है, फिर ऑडियोज आ जाती हैं। व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन? ऑडियो लीक का मकसद जो है ना, वो कोई चीज निकालना तो होता नहीं है। ऑडियो लीक का मकसद ये होता है कि आपने लाइन करना है। ऑडियो लीक का मकसद ये होता है कि आपने प्रेशर बिल्ड करना है। ऑडियो लीक का मकसद होता है मीडिया ट्रायल करना। ऑडियो लीक का मकसद वक्ती तौर पर जो कोर इश्यूज है उनसे तवज्जो हटाना। तवातुर के साथ ये ऑडियो लीक्स आ रही हैं, और मजे की बात ये है कि जब आप हुकूमत में बैठे हुए होते हैं तो ये सब चीजें आपको सूट कर रही होती हैं। मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब जब खुद हुकूमत में थे तो वो तो बहुत ज्यादा खुश होते थे इन टेप्स के ऊपर जो IB उनको फराम करती थी। आपके आपके इल्म में होगा अच्छी तरह से कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो खान साहब IB की उन रिपोर्ट्स के ऊपर और टेलीफोन कॉल्स के डेटा के ऊपर करते थे। यहाँ तक हुआ कि अपनी एक मीटिंग के अंदर उन्होंने पार्टी के सीनियर तरीन आदमी को ये कहा कि आपका हामिद खान साहब से राब्ता है। तो उन्होंने कहा जी मैंने उनसे फोन पे बात की थी, क्योंकि सुबह खान साहब को ब्रीफ कर दिया गया था कि इन साहब ने हामिद खान साहब को फोन किया। इसी तरीके से खान साहब ने जो अपने लोगों के खिलाफ कुछ पे करप्शन की कार्रवाई की, वो करप्शन की कार्रवाई भी उन्हीं टेलीफोन कॉल्स के नतीजे में की। अपने एक ऐसे PM थे इफ्तिखार दुर्रानी साहब, उनके खिलाफ कार्रवाई की, कहा कि जी मुझे बताया गया कि ये सब कुछ हुआ। तो ये चीजें जब खान साहब खुद हुकूमत में थे तो वो एंजॉय कर रहे थे इसके ऊपर। और ये जो मामलात है, जब जो सिंध हाउस वाला पूरी एपिसोड है, इसके अंदर भी यही चीजें थी। हत्ता के सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे या बाकी जगह पे जहाँ पे लेजिस्लेटर्स ने वोट डालने थे, उसके अंदर भी इंस्ट्रक्शन दी जाती थी कि तब आप जो है वो MNAs के टेलीफोन कॉल्स जो है वो रिकॉर्ड करें और उनका डेटा हमें फराहम करें। ये सिर्फ खान साहब नहीं करते थे, ये इससे पहले की हुकूमतें भी करती रही हैं। आपको याद होगा बीबी की हुकूमत के अंदर एक जस्टिस कयूम साहब वाली जो ऑडियो टेप्स हैं वो भी मंजर आम पे आई, फिर उसके बाद मुख्तलिफ वीडियोज मंजर आम पर आई। तो ये सिलसिला इस तवातुर के साथ हो गया है कि अब ये अपनी अहमियत और अफादियत भी खोता जा रहा है। अब जिसकी ऑडियो या वीडियो आ रही है, ना उसको कोई शर्मिंदगी होती है, ना वो उसके ऊपर कोई नदामत होती है, ना क्योंकि आप उसको कहीं उसको किसी मंतकी अंजाम तक तो पहुंचाते नहीं है। आप कह देते हैं ये हुई है, वो दूसरा कह देता है कि वो खराब है। जब तक आप एक या दो इश्यूज को पकड़ के उसका फॉरेंसिक करके अगर किसी ने टेम्पर की है उसके खिलाफ सजा नहीं देते, और अगर कोई चीज आई है तो उसको नहीं करते, तो ये मामला ऐसे ही चलेगा। दूसरी बात ये है कि आप लोगों की जो जाती जिंदगी में घुस रहे हैं और लोगों की जो जाती मालूमात हासिल करने की जो रविश है, जो कि गैर कानूनी और गैर आईनी है, ये भी किसी लम्हे के ऊपर हमें सोचना होगा कि ये तर्क करनी है। लेकिन ये इज्तिमाई तौर पर होगी, ये नहीं जिस वक्त आप हुकूमत में हो तो आपको सूट कर रहा हो, जब आप अपोजिशन में हो तो आपको बुरा लग रहा हो। तो ये मिनहसुल कौम, जब तक हम इस चीज पे नहीं जाएंगे कि यार क्या हमारी लिमिटेशंस हैं, कहाँ हमने अपने अखलाकी कदरों को रखना है, आपको इससे ज्यादा कि जो मुल्क को दरपेश खतरात हैं उससे ज्यादा आपको दिलचस्पी ये होती है कि फलां शख्स ने जो है वो
खाने में क्या खाया और क्या नहीं खाया, वो फला वक्त किस गाड़ी में निकला है, किस कैफे में गया है, किससे मिला है, कैसे, तो आप अपनी सारी तवज्जो, सारी एनर्जी इन चीजों के ऊपर लगा रहे हैं। तो ये सिलसिला तो किसी जाके स्टेज पे आपको बंद करना पड़ेगा, वरना इसकी कोई एंड लिमिट नहीं है। यहाँ तो बंद करना होगा। आप एक ब्रेक का सर कहा जा रहा है, मेरे साथ रह के ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, गुफ्तगू को यहीं से जारी रखते हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आज का हमारा दूसरा मौजू दुआ ज़ारा केस के हवाले से है, जिसमें आज मेडिकल बोर्ड की फॉर्मेशन के बाद एक फ़ाइनल रिपोर्ट है जो अदालत में सबमिट कराई गई, और इस रिपोर्ट की कॉपीज़ भी सामने आई, मंजर-ए-आम पर आई। मेहदी काज़मी साहब के जो वकील हैं उन तक भी ये कॉपी पहुंची, जिब्रान नासिर, उन्होंने मीडिया से शेयर की। इसके हवाले से उन्होंने ट्वीट भी किया, जिसमें यह कहा जा रहा है कि कंक्लूजन इस सारी रिपोर्ट का ये है कि बच्ची की उम्र जो है वो 15 से 16 साल के दरमियान है, यानी कि दुआ ज़ारा की, और नियरेस्ट कहा जा रहा है कि वो 15 साल के करीब है। अब बहुत सारे सवाल हैं जो उससे जन्म ले रहे हैं। हमें इस हवाले से प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर वकास अब्रेज़ खान साहब, बहुत करीब से सारे केस को मॉनिटर कर रहे हैं। वेलकम टू द शो खान साहब, ये फरमाइएगा, बहुत सारे सवालात हैं और ज़्यादातर सवालात ज़ाहिर है आइनी या आइन से जुड़े हुए हैं। ये बताइए सबसे पहले कि मेडिकल बोर्ड की जो फाइंडिंग है उसको, और उसके बाद मुमकिन जो कार्रवाई हो सकती है उसके बारे में आपको क्या लगता है कि क्या कोर्स ऑफ एक्शन पुलिस को अडॉप्ट करना चाहिए? अब देखें, जहाँ तक मेडिकल बोर्ड के ओपिनियन की बात है और उनकी रिपोर्ट की बात है, मस्ट से वन थिंग इन दिस रिगार्ड कि 15 साल के करीब इसकी उम्र जो है उसका तयन टर्मिनेशन कर दी गई। अब चाहे सिंध का कानून ले ले, चाहे पंजाब का कानून ले ले, या प्री पार्टीशन लॉ मैरिज स्टेन एक्ट 1929 ले ले, तीनों कवानीन को सामने रख लें और बच्ची की उम्र को सामने रख लें, तो ये जो निकाह था ये अनलॉफुल था, इलीगल था, इलिजिटिमेट था। चूंकि 15 साल की बच्ची किसी भी कानून के तहत, चाहे वो KPK का हो, चाहे वो सिंध का हो, चाहे पंजाब का हो, वो शादी नहीं कर सकते। अगर इस तरह की शादी होती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? वो इलीगल है, अनलॉफुल है। और जब हम कानून को देखते हैं 2013 और 2015 का, जो स्पेशली पंजाब का कानून, चूंकि पंजाब में ये शादी सर अंजाम पाई, तो उस कानून के मुताबिक उसके सेक्शन 3 और 4 को सामने रख ले, तमाम तर वो लोग जो कि शादी में शामिल थे, जो गवाह बनकर, जो बतौर वकील बनकर, जो बतौर इसमें पार्टिसिपेटर, फैसिलिटेटर सेक्शन 3 और 4 की जद में आएंगे, और उनके लिए जो ट्रायल कोर्ट के अंदर फर्दर प्रोसीडिंग ऑप्ट की जाएंगी। 3 साल की जो सजा है, अमेंडमेंट इसमें की गई है 1929 के लॉ में, और सजा इन्हांस की गई और साथ जुर्माना भी रखा गया। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, चूँकि बहुत सारी जो इस वक्त जो मार्केट के अंदर या हमारी सोसाइटी के अंदर एग्जम्पशन थी, प्रिजम्पशन थी, क्या ये निकाह जो है क्या वो नल एंड वाइड करार दिया जा सकता है? बिल्कुल नहीं दिया जा सकता। उसमें चूँकि मेरा भी ये ओपिनियन था फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे टू वर्ड दी जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था कि निकाह जो है वो नल एंड वाइड करार नहीं दिया जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो रिमार्क्स थे मेरी समझ से बालातर थे। मैं लॉ का एक तालिब इल्म हूँ, वो जजेस हैं, और उनके मुताबिक ये था कि ये जो लॉ है, ये जो निकाह के हवाले से, इनका निकाह जो है वो इंटैक्ट रहेगा। अगर निकाह इंटैक्ट रहेगा तो फिर नेक्स्ट समझने वाली चीज ये है कि कल अगर ट्रायल कोर्ट जो दुआ को वो शेल्टर होम भेज देते हैं, वालिदैन के पास भेज देते हैं, तो अगर उसका निकाह इंटैक्ट रहेगा तो फिर कल 3 साल बाद या 4 साल बाद के दुआ ज़ारा को वापस भेजा जाएगा, या दुआ ज़ारा हुला का फैसला करेगी, या दुआ ज़ारा तलाक लेगी। व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप एंड व्हाट वुड द कॉन्सिक्वेंसेस? फैमिली कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जा सकता है निकाह को? बिल्कुल किया जा सकता है चैलेंज। जो हमारा जो बेसिक लॉ है 1929 का, आने पाकिस्तान तो एक दूरस्थ चीज़ है, लेकिन जो 1929 का, ये 2015 का पंजाब का कानून, उन दोनों को सामने रखे तो ये सबसे कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस कंसीडर की जानी चाहिए थी, वो फैमिली कोर्ट ही थी। और फैमिली कोर्ट जो है इस मैटर के अंदर सेक्शन 9 IC एक्ट का, जिसके तहत कोर्ट ऑफ फर्स्ट मजिस्ट्रेट की जो पावर्स है वो अज्यूम करेगी, और वो पावर अज्यूम करने के बाद ही वो सजा देगी, क्योंकि फैमिली कोर्ट के पास जो है वो पनिशमेंट का नहीं दिया जाता। तो मैं ये समझता हूँ बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ जो सारी चीजें जी मैं ये जानना चाह रहा था, जो मेडिकल बोर्ड है लोगों के, उसके हवाले से बहुत सारे कंसर्न्स हैं। मिसाल के तौर पे कंसर्न ये है कि अब ज़हीर या ज़हीर के जितने भी उनकी लॉयर उनके हैं या जो भी उनकी वकला की टीम है, क्या मेडिकल बोर्ड को चैलेंज कर सकते हैं वो, या इस रिपोर्ट को चैलेंज कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो किन बेसिस पे कर सकते हैं? देखिए, हर एक रिपोर्ट को, हर एक फैसले को, हर एक डिसीजन को चैलेंज किया जा सकता है अपेक्स कोर्ट के अंदर और हायर फोरम के अंदर। ये हर शख्स का एक बुनियादी हक है। वो समझता है कि जो फैसला, जो रिपोर्ट, जो हुक्म मेरे खिलाफ सादर किया गया उसके अंदर
टेक्निकली या उसकी साउंडनेस के अंदर कहीं ना कहीं फॉल्ट है तो वो उसको चैलेंज कर सकता है। यहाँ पे चूंकि ये कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस है तो इसके अंदर इसको बिल्कुल चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन चूंकि ये मेडिकल बोर्ड जो था ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे बना था, अगर इस तनाजुर में देखे तो इस मेडिकल बोर्ड को चैलेंज नहीं किया जा सकता। अगर इस तनाजुर में देखे कि ये ट्रायल कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड बनाया था और ट्रायल कोर्ट इसको सुपरवाइज कर रहा था, तो फिर कोर्ट ऑफ सेशन में इस मेडिकल को चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन मुझे जो चीज बज़ाहिर नजर आती है कि बहुत जबरदस्त तरीके से मेडिकल बोर्ड को फ्रेम किया गया था और पाकिस्तान के बेहतरीन स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स जो कि बोन मैरो ऑस्टिफिकेशन टेस्ट के लिए जाने जाते हैं, लीगल एक्सपर्ट्स भी उन लोगों को जानते हैं, तो मैं ये समझता हूँ ये एक बड़े अच्छे तरीके से मेडिकल कंडक्ट किया गया और यही मेडिकल जो है वो सिंध हाई कोर्ट कंडक्ट करवा लेती और सिंध हाई कोर्ट अगर इतना कम्प्रीहेंसिव इसको करवा लेती तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाजा खटखटाने की जरूरत ना पड़ती, ना मुर्तजा डार कितनी एफर्ट्स लगती तो वो इस केस को एक कदर परस्यू करे, लाइमलाइट में रखे, ना जबरान नासिर को इतनी ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती, ना दुआ के वालिद को। तो मैं ये समझता हूँ कि जो कोर्ट्स हैं उनको भी डिलिजेंटली, विजिलेंटली और विद अ ग्रेट डेलिब्रेशन तमाम चीजों को देखना चाहिए। खास तौर पर जो चीजें मीडिया में लाइमलाइट में आ जाती है, हमारे कुछ दोस्त हैं जो इस वक्त हाई कोर्ट के भी जजेस हैं, मैं उनसे एक बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ क्वेश्चन उनके सामने रखा, क्या ये जो पब्लिक का ओपिनियन है ये आपकी केसेस पर असरअंदाज होता है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल होता है। अगर 4-5 साल पीछे चले जाएं उस वक्त पब्लिक का जो प्रेशर है हम उसको बिल्कुल मलूज हाथ नहीं रखते, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से जो ट्रेंड चलाया गया, जो वीलॉगर्स थे, जो यूट्यूबर्स थे, जो एंकर्स थे, जिस तरह आप जैसे एंकर थे जिन्होंने एक एक लम्हे के लिए, एक एक दकीका, एक एक लहजा, एक एक गोशा इसको रिपोर्टिंग की, दुआ के फादर का जो ओपिनियन रखा, दुआ का ओपिनियन सामने रखा और अवाम को मौका दिया कि आप एनालाइज करो। जो अवाम का प्रोस्पेक्टिव इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ी ज्यादती है इस वक्त। अगर इन तमाम चीजों को भी सामने रखते हुए ट्रायल कोर्ट के अंदर दुआ ज़ारा उसके वालिद को हैंडओवर नहीं की जाती। ठीक है, अब एक चीज़ ये बताइएगा कि चूंकि मेडिकल बोर्ड जो है उसकी ज़ाहिर एक रिपोर्ट आ चुकी है और वो पब्लिक भी की जा चुकी है, अब इसके बाद क्या पुलिस पर इस वक्त ये बाइंडिंग है कि पुलिस जाए और जो इसका मुबैना इस वक्त मुलजिम ही हम उसको कहेंगे, ज़ाहिर उसके ऊपर फ़र्द जुर्म तो अभी आयद नहीं हुई, ज़हीर जो उसका मुबैना शौहर भी है उसको गिरफ्तार करे और अपनी तहवील में ले, ऐसा कुछ करने की पुलिस को इस वक्त आपके ख्याल से उनकी ड्यूटी है या नहीं है? बिल्कुल पुलिस की ड्यूटी है। कोई भी बच्ची जो है या बच्चा कम उम्र में शादी करता है, पंजाब के कानून के मुताबिक बच्ची 16 साल से कम है, जो इस रिपोर्ट के अंदर इंडिकेशन की गई 16 साल से कम है, फिर पुलिस की क्या जिम्मेदारी? पुलिस क्या करेगी? पुलिस के अगर नॉलेज में ये चीज आती है या अदालत हुक्म जारी करती है तो पुलिस उसको गिरफ्तार करेगी। क्यों गिरफ्तार करेगी? क्योंकि उसने लॉ की वायलेशन किया है, उसने ऑफेंस कमिट किया है। रियासत ने कानून बनाया है अगर 16 साल से कम उम्र बच्ची शादी करेगी, जो नाबालिग है, जो प्यूबरिटी हासिल की मेजोरिटी हासिल नहीं कर सकी, अपने फैसले नहीं कर सकती, जो किसी गैंग, किसी सरगना करते चढ़ सकती है, तो पुलिस के सामने जब ये तमाम हकायक आ गए कि ये कम उम्री में शादी किया, दिस इज एन ऑफेंस एंड दिस इज द लायबिलिटी। अब जो हकायक हैं पुलिस के सामने वो एक मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट की सूरत में आ गए हैं खान साहब इनके सामने, या इनको अदालत को जो है अभी इनके समन लेने जरूरी होंगे अदालत से इस को अपनी कैप्टिविटी में लेने के लिए? मैं ये समझता हूँ कि अदालत जो है इसमें अदालत हुक्मनामा जारी करेगी और इनके वकील की तरफ से ये एप्लीकेशन दी जाएगी टू अरेस्ट एंड डिटेन जहीर को भी अरेस्ट किया जाए और एट द सेम टाइम दुआ जो है वो भी बराबर की शरीक है, वो पार्टिसिपेटर है, फैसिलिटेटर है, चूंकि उसने तमाम फोरम से ये बयान दिया कि मैंने अपनी रजामंदी से किया। तो अगर कानूनी तौर पर अगर कोई शख्स ऑफेंस कमिट करता है और उसकी एज जो है वो 16 साल से कम है और वो दीदा दलेरी के साथ, हाई हैंडेडनेस के साथ रियासत के कानून रिट को चैलेंज करता है, तो अल्टीमेटली वो भी अक्यूज है, उसको भी वही लॉ के तहत, सेक्शंस के तहत, आर्टिकल्स के तहत डील किया जाएगा जिसके तहत जहीर को किया जाता है। एक जो एज है इसमें वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई बच्ची 16 साल से कम और बच्चा बालिग हो तो वो बच्चे की सजा जो है, लेट्स से बच्चा 19 साल का या 20 साल का जो जहीर बज़ाहिर नजर भी आता है और इसकी एज भी बताई गई, तो उसके लिए जो कानून के अंदर सजा है सेक्शन 4 में वो 3 साल है, जबकि बच्ची के लिए 2 साल है। तो मैं ये समझता हूँ तमाम चीजों को नटशल देखें तो मुर्तज़ा साहब वेरी फर्स्ट डे से जो आप और हम बात कर रहे थे वो यही कि मेडिकल बोर्ड ने इस चीज का तयन करना है कि दुआ की एज क्या, और ये जो एज थी दैट वाज द बोन ऑफ कंटेंशन, दैट वाज द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन दी पार्टीज। और इसके बाद जो है ट्रायल कोर्ट अल्टीमेटली जहीर से दुआ को जो है विद द ग्रेट कॉन्फिडेंस, मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ जो हमारी प्रैक्टिस रही है, ये प्रैक्टिस हम देखते रहे हैं कि वो शायद दुआ को अब उसके फादर के पास या शेल्टर होम में भेज दे। इसके अलावा
कोई किसी किस्म का ऑप्शन नहीं है, कोई दरवाजा नहीं बचा, कोई राइट नहीं बचा। अच्छा, अब अगर ये सुप्रीम बताएं कोर्ट कि के ओपिनियन, चूंकि लीगल मैटर है तो इसमें ज़रा सारे लीगल प्रोसीजर्स को फॉलो करना होगा। इसके अंदर ज़ाहिर आप जैसा फरमा रहे हैं कि जो ज़हीर हैं या उनके वकला की टीम है वो उसको चैलेंज कर सकते हैं, इसका इख्तियार रखते हैं, ज़रा इसके ऊपर क्लैरिटी एक आधे दिन के अंदर हो जाएगी। लेकिन लोग ये जानना चाहते हैं कि इस बच्ची का शेल्टर होम में जाना या अपने वालिदैन के पास जाना का जो अमल है, जो प्रोसेस है, अगर इसी कॉन्टीन्यूटी से सारे मामला चलते रहते हैं तो कितने अरसे के अंदर आपको नजर आता है और वो किन किन अभी रस्तों और मराहिल से होता हुआ मुमकिन हो पाएगा? देखिए जो कानून है, कानून के मुताबिक ये समरी प्रोसीजर है, ये समरी ट्रायल, और समरी ट्रायल से मुराद ये है कि विद इन द पीरियड ऑफ स्पैन ऑफ 2 मंथ्स या 3 मंथ्स केस को डिसाइड कर दिया जाए। और मैं ये समझता हूँ अब तो तमाम तर शवाहिद एविडेंसेस जो हैं वो सफा मिसल पे आ चुके हैं, एवरीथिंग हैज क्रिस्टल क्लियर राइट नाउ। तो मैक्सिमम जो टाइम इस केस के अंदर लगना चाहिए वो 1 महीने के अंदर जो है इस केस को डिसाइड करना चाहिए। और दूसरी चीज जो आपने कही कि वो उसमें अपील में जा सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे ये मेडिकल बोर्ड बना है तो सुप्रीम कोर्ट के सामने रिव्यू किया जा सकता है, अपील नहीं की जा सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ द हाईएस्ट अपील इन पाकिस्तान। अगर ये जो मेडिकल बोर्ड था, चूंकि मेरे एग्जैक्ट नॉलेज में नहीं है क्या ये मेडिकल बोर्ड अगर ट्रायल कोर्ट ने बनाया है तो फिर ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट में जाने का इख्तियार है। लेकिन फिर मैं एक बात को दोबारा रिवाइज करूंगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये मेडिकल बोर्ड बनाया था तो दुआ ज़हरा और ज़हीर का जो फ्यूचर है, सुप्रीम कोर्ट ने सर, सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात थे, सुप्रीम कोर्ट का जो शॉर्ट ऑर्डर था उसके मुताबिक उन्होंने कहा था आप कंसर्न फोरम पर जाइए और उसमें उन्होंने लिखा था कि मेडिकल बोर्ड की फॉर्मेशन की जाए इसके ऊपर। ये उनके जो शॉर्ट ऑर्डर उसके अंदर लिखा हुआ, मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं याद लेकिन तकरीबन मतलब यही था। फिर उसके बाद बिल्कुल फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रिव्यू किया जा सकता है, उसके फैसले के अगेंस्ट किसी किस्म की अपील नहीं की जा सकती। इट मींस के तमाम दरवाजे उन पे अपील के बंद है और जो चीज इस वक्त वो कर सकते हैं, दे हैव टू कंटेस्ट देयर कोर्ट बिफोर द ट्रायल कोर्ट। और ट्रायल कोर्ट जो है इनके सामने ओसिफिकेशन टेस्ट भी आ गया, बोन मैरो, दांतों का, जिस्मानी हर तरह का टेस्ट करने के बाद अब चूंकि इसकी एज जो है वो 15 साल है, तो मैं ये समझता हूँ कि कानूनी तकाजों के मुताबिक, आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक जो है दवा जो है उसके फादर को या शेल्टर होम भेजी जाएगी। और जो प्रोसेस जो आपने स्पेसिफिकली पूछा वो 1 से 1.5 माह के अंदर हर सूरत कोर्ट को जो है वो मामला निपटाना ही पड़ेगा। अच्छा सर, अब जो उनके वकील की एप्लीकेशन है वो 2-3 दफात हैं या 2-3 जराइम हैं जिनके गिर्द वो ज़्यादा फोकस्ड हैं। एक जिसमें चाइल्ड मैरिज है, जिसमें जो है वो सेक्शुअल असॉल्ट है और जिसके अंदर जो है वो किडनैपिंग के ऊपर भी वो इसको परसू कर रहे हैं। और उनका कहना ये है चूँकि एज उसकी अंडर आ चुकी है जितनी अलाउड है एज उससे, तो इस सब को सामने रखते हुए ज़हीर या उसके जितने हैंडलर्स या सहूलतकार हैं उनको सज़ाएं होंगी। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? बिल्कुल, जो मैं इस चीज से इत्तेफाक नहीं करूंगा, क्योंकि 365A है या बी है, किडनैपिंग हो या अबडक्शन हो, वो उस सूरत में ही हो सकता है जब आप किसी को अगेंस्ट हर विल और कंसेंट लेकर जाएं, उसे अगवा करके ले जाएं या भगा के ले जाएं उसकी मर्जी के खिलाफ। चूंकि हमारे कानून के अंदर अगर कोई 12 साल की भी बच्ची है या 14 साल का भी बच्चा है, अगर वो रैशनल चीजों का आंसर कर सकता है तो आर्टिकल 3 है QSO का 1984 का, उसको सामने रखे वो ये कहता है उस शख्स की गवाही जो है वो मंजूर की जा सकती है, कबूल की जा सकती है, एडमिसिबल है, जो रैशनल क्वेश्चंस पे रैशनल आंसर कर सके। कोर्ट उससे ये पूछेगी मैं कौन, वो बताएगी आप जज हैं, वो पूछेगी तुम्हारे वालिदैन किधर है, तुम्हारा हामिल किधर है, क्या तुम समझती हो तुम कहाँ पे खड़ी हो, तो तमाम क्वेश्चंस का रैशनल आंसर दे सकती है। और एक शख्स जब कोर्ट में रैशनल आंसर दे सकता है तो चाहे वो 10 साल का, 12 साल का, 14 साल का है, तो उसकी स्टेटमेंट को कंसीडर करेगी कोर्ट। और उसने कहा है कि मैं अपनी रजामंदी से आई, तो लिहाजा मैं इस चीज से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करूंगा कि किडनैपिंग की दफात को अप्लाई किया जा सके। सेक्सुअल असॉल्ट के हवाले से मैं जरूर कहूंगा 2021 की बाबर सत्तार साहब की जजमेंट है, उनके मुताबिक उस जजमेंट के अंदर इस्लामाबाद टेरिटरी के अंदर वो जजमेंट एप्लीकेबल है। उसके मुताबिक ये था कि अगर 18 साल से कम उम्र बच्ची जो है, 16 को भी खत्म कर दिया, 18 साल से कम उम्र बच्ची शादी करेगी तो वो शादी जो है उसकी वैलिडिटी पे क्वेश्चन राइज करना तो एक अलग बात है। मैं उनके मुताबिक ये था कि वो रेप है, वो सेक्सुअल असॉल्ट है और वो इस तरह का जो रिश्ता है उसको जना तो कंसीडर किया जा सकता है, निकाह कंसीडर नहीं किया जा सकता। इन नटशेल ये उस जजमेंट का क्रस था। लेकिन चूंकि पंजाब के अंदर ये लॉ या ये जजमेंट उस तरह एप्लीकेबल नहीं है, ये पंजाब के जजेस की मर्जी है क्या उसको गाइडिंग प्रिंसिपल समझते हुए ये वेरी क्विकली लास्ट क्वेश्चन मेरे पास चंद सेकंड्स हैं, बस ये फरमाइएगा कि कुछ इतलात या सोशल मीडिया पे खैर बहुत सारे नैरेटिव भी चलते रहते हैं, लेकिन अगर इनके ज़हीर या उसके जो भी टीम है
या जो भी उनके साथ लोग हैं वो उसको प्रोड्यूस नहीं करते, और वो जिस तरह पहले गायब थे, 2 सूबों की पुलिस ढूंढ रही थी और पुलिस एक मरतबा फिर खोज लगाने लग जाती है, तो सिचुएशन क्या होगी? अदालती अहकामात, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस भी आपको पता है आपके सामने ही है, तब क्या सूरत हाल होगी? सेक्शन 10 और 11 के तहत कोर्ट अगर वो समन पे नहीं आते तो कोर्ट जो है उनके वारंट ऑफ अरेस्ट जारी कर सकती है, और अगर फिर भी नहीं आते तो उनको अब्सकॉन्डर करार दे के, इश्तिहारी करार दे के ठीक। बिल्कुल कोर्ट उनको कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोड्यूस कर सकती है। तो मैं ये समझता हूँ कोर्ट के पास वो तमाम तर पैरामीटर और डिवाइसेस मौजूद हैं कि ज़हीर को हर सूरत कोर्ट के सामने आना ही पड़ेगा। ज़हीर को हर सूरत कोर्ट के सामने आना ही होगा। बहुत शुक्रिया जी, हमें ज्वाइन किया था वक्कास अब्रेज़ खान ने, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, आपको यूं ही अपडेट रखें, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।